आप भी सोचते होंगे कि अनुकूल कब्जा क्या होगा, तो हम आपको बता दें ये अनुकूल जो है यहाँ पर आपको कब्जे की अगर बात करेंगे, अनुकूल कब्जा, तो आपको भी ये सुनने में अजीब लगा होगा, यानी बहुत लोग सुनेंगे तो ये जो है प्रतिकूल जो कब्जा है ना, हम उसको जो अगर उल्टा दें है ना, तो ये अनुकूल बन जाता है। अब है कि जो कौन सा ऐसा कब्जा है जो अनुकूल कब्जा कहलाएगा। देखें कोई भी जमीन है, मान लेते हैं उसको लंबे समय से कोई भी 20 साल से कब्जा किए हुए है, ठीक है, और जो व्यक्ति कब्जा किए हुए है उसके पास उसका कागजात जो है वो नहीं है, कागजात नहीं है, कब्जा करने के बाद वाले के पास जो है कागजात नहीं है। तो जब कागजात नहीं है तो उस प्रकार का जमीन जो है वो प्रतिकूल कब्जा कहलाता है, कि ठीक है वो जो है 12 साल से अधिक समय से जो है ना वो संपत्ति पे है, उसके पास उसका कागजात नहीं है, उसका कागजात नहीं है, कागजात किसी और के पास है, संपत्ति का मालिक जो है वो कोई और है। अब वो डिपेंड करता है कि वो एक प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सकता है अगर वो जो एक लंबे समय यानी 12 साल के समय सीमा में जो संपत्ति का मालिक है अगर कोई भी उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज ना करे तो। लेकिन सवाल उठता है कि इसमें अनुकूल कहाँ से आया। तो अनुकूल जो है अगर बात करें, मान लेते हैं कि जो कब्जा करने वाला है ना, कब्जा करने वाला जो है, करने वाला के पास जो है कागज भी है, कागज भी है। अब मान लेते हैं ये फर्जी ही क्यों ना हो, जो कागज है वो फर्जी हो, ऐसा हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, जो उनके पास कागज है वो फर्जी कागज है, ठीक है, कब्जा करने के वाले के पास कागज है वो भी फर्जी कागज है, तब तो वो धोखा दे रहा है ना। उसके पास जो कब्जा है, अगर बात करें उसके पास जो कब्जा है वो प्रतिकूल कैसे होगा, वो तो अनुकूल कब्जा है ना, वो तो अपने जमीन पे ही है, इसलिए कि उसके पास कागज है, वो अपने ही जमीन पे है इसीलिए उसके पास कागज है। लेकिन यही है कि कागज क्या है, जाली है ना, धोखे से बना हुआ। तो पहले तो वो साबित करना पड़ेगा कि कागज उसका जाली है। हमको क्या प्रूफ करना है, हम तो पहले जो उसका कागज है उसको रद्द करवाएंगे ना, कि ये व्यक्ति तो संपत्ति का जाली कागज बनवा लिया है, धोखे से बनवा लिया है। सवाल है कि अगर कोई फर्जी कागजात बनाकर जमीन पे कब्जा कर लिया तो प्रतिकूल कब्जा के अंतर्गत आते हैं, नहीं आते हैं? बिल्कुल प्रतिकूल कब्जा नहीं होगा। जाली जब आप कह रहे हैं जाली कागज है, लेकिन उसके पास तो कागज है और कागज के आधार पे वो जमीन पे कब्जे है, तो वो अपना जमीन पे कब्जा है ना। आपको प्रूफ करना है कि वो फर्जी है, यानी ये मामला कोर्ट में ले जाकर जो है आपको प्रूफ करना है कि जो कागजात बनाया है वो फर्जी है, धोखे से बनाया है। जाल साबित होता है तो आप उस पर जो है धोखाधड़ी का भी केस कर सकते हैं, जेल भी भेज सकते हैं। सवाल है, श्रीमान जी मेरे पिता की मृत्यु के बाद हमारी सारी जमीन जो है 2 भाई और 3 बहनों और माँ के नाम जो है चली गई। 2 छोटी बहनें अपना हिस्सा हमारे नाम जो है करवा चुकी है, लेकिन बड़ी बहन जो है बीमार रहती है, यात्रा जो है करने में असमर्थ है। कोई ऐसा रास्ता सुझाओ जिसमें बहन जो है वहां बैठी ही अपना हिस्सा हमारे नाम जो है वो करवा सके। बड़ी बहन हमसे जो है 1700 किलोमीटर दूर है, ऐसा हो सकता है कि वहां से देखें जाके जो है ना आप एक सिग्नेचर ले सकते हैं, एक जो है वह दस्तावेज पर जो है जो स्टाम्प है उस पर ले सकते हैं कि वो एक रिलीज डीड जो है तैयार करवा सकते हैं, और यहाँ पर जो है आप नोटरी से जो है उसको वेरीफाई करवा लेंगे तो बस हो गया, इतना ही करना है, ठीक है। तो बस हो गया, इतना ही करना है, ठीक है। तो ज्यादा सही रहेगा, मतलब आपका अगर दूर है तो काम हो सकता है कोई प्रकार का। ऐसे भी अगर मान लेते बहन ऑब्जेक्शन नहीं लगाती है तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। मान लेते 3 बहने के नाम भी अगर है तो फिर आप क्या करेंगे, कागजात जो बनाएंगे ऑनलाइन करने के लिए ना, ऑनलाइन करने के लिए जो कागजात बनाएंगे उसमें 2 लोगों के नाम जो है मेंशन होंगे, जो म्यूटेशन जो कायम होगा, और 3 बहनें का उस पर सपोर्ट होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि 2 छोटी बहन अपना हिस्सा जो है हमारे नाम करवा चुकी है, तो जैसे भी आप जो प्रक्रिया के तहत आप करवा रहे हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं कि आप इस प्रकार करवाएंगे तो डायरेक्ट आपका म्यूटेशन आपके नाम से कायम हो जाएगा। वो सारे बहन अगर इस बात का सपोर्ट करेंगे तो
लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कागजात लेकर जाके आप सिग्नेचर कर सकते हैं, लेकिन जब वेरिफिकेशन की बात आएगी तो आप जो है उनको, जो अधिकारी होंगे उनको बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा समस्या, उनका सिग्नेचर है। आप चाहें वो तो आप जो है वीडियो कॉल पे बात करके पूछताछ कर सकते हैं और सही तरीके से जो है आप जांच पड़ताल कर सकते हैं। सवाल है कि मेरे बड़े पापा के नाम से खेवाला है और यहाँ पर जो है सर्वे में मेरे पापा का नाम है और रसीद कटा है, खतियान है यहाँ पर, ठीक है, पर्चा भी है, तो हिस्सा बराबर नहीं दे रहे हैं, जो है क्या करना, नहीं हिस्सा कैसे ना, आज अगर आपके पापा का नाम है ना, पापा का अगर नाम है ना तो हिस्सा होगा। वैसे भी बड़े पापा हैं और उनके नाम से केवाला है, तो बड़ा भाई का संपत्ति में तो अगर मान लेते हैं छोटा उस समय बालिग नहीं होगा, नाबालिग होगा, तो सीधी सी बात है बड़ा भाई के नाम से संपत्ति लिया गया, तो बड़ा भाई के नाम से, बड़ा भाई कोई कमा कर संपत्ति तो उस समय लिया नहीं होगा, हो सकता है उनका पिता जो है दादा जो भी खरीदे होंगे, बड़ा भाई जो बड़े बेटे हैं उनके नाम से खरीद लिए होंगे, तो बड़ा भाई के नाम से संपत्ति है, तो बड़ा भाई अगर बेईमानी करना शुरू कर दे तो क्या कर सकते हैं, लेकिन कानून होगा कि छोटा का अधिकार होगा, और इसको हम आगे जो है एक बार डिटेल से जरूर बताएंगे, तो इसलिए आगे जरूर उसको देखने का प्रयास करें, जो कि हम इसको आखिर क्या नियम है, क्या कानून है, ऐसा क्यों कहते हैं कि बड़ा भाई के संपत्ति में छोटा भाई का हक होगा। सवाल है कि सर मैं आर्मी से रिटायरमेंट के बाद जो है वाइफ के नाम से 1993 में एक प्रॉपर्टी लिया, 2012 में मेरी वाइफ जो है गुजर गई, मेरे बड़े बेटे ने मुझको जो है और मेरे छोटे बेटे को जो है मारपीट करके उस घर से जो है निकाल दिया, क्या मैं उस घर को जो है कानूनी तरीके से जो है पा सकता हूँ। आज जो है यहाँ पर 5 साल से मैं जो है यहाँ पर, ठीक है, हाँ देखें सीधी सी बात है, आप खरीदे हैं तो मान लेते हैं आज 5 साल से जो है मैं किराए पर रहता हूँ, ठीक है, जो भी है आपका आर्मी से रिटायर वाइफ के नाम से आपने प्रॉपर्टी लिया है, पत्नी का जो है संपत्ति है तो उस पर तो राइट जो है पहला राइट पति का भी बनता है, ऐसा नहीं है, जो उनका पति है, पत्नी की मृत्यु हो जाती है, अब ठीक है पत्नी नहीं कमा रही है तो पति ही कमा रहा होगा, पति का ही पैसा लगा होगा, ऐसा बात नहीं है कि कानून इस बात को नहीं समझती है, या कोर्ट में जो आप जा रहे हैं तो पत्नी को जो है पैसा आया, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से पैसा प्राप्त हुआ, पति कमा रहा था, पति के पैसे से जो संपत्ति खरीदा गया, पति ने पत्नी के नाम से संपत्ति खरीदा, कोई बड़ी बात नहीं है, लोग तोहफा देते हैं, पत्नी नहीं है तो उस पर जो अधिकार होगा पति का होगा, कोई निकाल नहीं सकता है। आप कोर्ट जाएं और इस मामले को जो है निचली अदालत में ले जाएं और वहां पर जो है केस फाइल करें, आप सिविल कोर्ट जाएं, वहां के जो सिविल लॉयर है उससे संपर्क करें, आपको अपना हक प्राप्त होगा। सवाल है सर मेरे दादा के नाम पर जमीन है और पापा की डेथ हो चुकी है, मैं उसका पोता हूं, मेरा पापा की डेथ हो गई है, हमारे नाम पर जो है कैसे होगा जमीन, और कोई कागज भी नहीं है, कैसे क्या करूं, पूरा डिटेल में बताइए, और हाँ खतियानी जमीन है, पुराना खतियान कैसे निकालें, और कुछ जमीन जो है अनाबाद बिहार सरकार के अंदर जमीन चला गया है, उसके पास वापस, हाँ देखें अगर कोई जमीन जो है बिहार सरकार हो गया है ना, बिहार सरकार हो गया है, तब जब मामला इस बात को कोर्ट में लेकर जाएंगे ना, आप भी अपना टाइटल का जो है अगर दावा करेंगे तो जो है बिहार सरकार को नोटिस भेजा जाएगा, बिहार सरकार के जो अधिकारी हैं वो इस बात का जवाब देंगे कि आखिर बिहार सरकार जो जमीन हुआ किस आधार पे हुआ, जबकि पुराना इनका रैयती और निजी जमीन है, तो वो होने का कारण तभी हो सकता है जब भूमि को अधिग्रहण किया गया या भूमि को दान पत्र जो है भूमि का दिया गया, जो भी हुआ होगा ये तभी संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं। देखिए जमीन का तो पता करना पड़ेगा और जमीन कौन कौन सा है, इसलिए, और जो भी सरकार जो रेवेन्यू जो कार्यालय है आपका, जो जमीन का कार्यालय है भूमि का, जहां पर दाखिल खारिज मोटेशन जो भी है आपका अंचल क्षेत्र का जो कार्यालय है, वहां से आप जो है कर्मचारी पटवारी जो भी होंगे है ना, कर्मचारी से जाकर जो है यहाँ पर मिलकर आप एक नकल प्राप्त कर सकते हैं कि आपके दादा की नाम का कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, कौन कौन सा जमीन है।
नकल के अनुसार जो है अगर फिर आप अपने नाम पर जो है एक वंशावली बनवा लेंगे, और वंशावली बनवाने के बाद जो है जमीन को आप जो है स्टाम्प पे 1000 के स्टाम्प पे सारा प्रॉपर्टी को चढ़ाएंगे अपने नाम पर ट्रांसफर करने के लिए। अब तो कोई वंशावली के हिसाब से है नहीं, ठीक है। और इसमें पहले जिसके नाम से संपत्ति दर्ज होगा उसका एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाएंगे। हो सकता है वो दादा हो, पिता हो, जो भी है। अगर मान लेते दादा भी नहीं है, पिता भी नहीं है, तो दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र बेहद जरूरी है। इसलिए दादा के नाम से जमीन है और पिता जो है वो एक हिस्सेदार है दादा के संपत्ति के। अब वो भी नहीं है तो उनका भी मृत्यु प्रमाण पत्र जो है आपको बनाकर देना पड़ेगा। उसके बाद आप इसका क्या करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका जो है वेरीफाई किया जाएगा और करेक्शन स्लिप देने के बाद जो है आपका जमीन का जो है म्यूटेशन हो जाएगा। सवाल है कि मेरे जमीन पर बगल वाला जो है वो जानबूझकर मारपीट और जो है जबकि कई बार नापी हो चुका है, ठीक है, और जनता जो है दरबार के तरफ से भी नापी हो चुका है। एफआईआर भी जो है दबंगगिरी पर जो है उतर हुआ है। अब जो है डीसीएलआर के पास गया हूँ, और डीसीएलआर के पास गए हैं, ठीक किए हैं। दबंगगिरी अगर कर रहा है तो आप कोई गलत नहीं किए हैं, आपने डीसीएलआर के पास गए हैं, उस प्रक्रिया को जारी रखें। और इस तरह का अगर कोई दबंगगिरी करता है, तंग करता है, परेशान करता है, तो इस मामले को जो है आप न्यायालय में ले जा सकते हैं, ठीक है। आप इस मामले को व्यवहार न्यायालय में ले जा सकते हैं, या मान लेते हैं अगर परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, तो सिविल कोर्ट में भी ले जा सकते हैं। मारपीट करता है तो उसके पर जो है क्रिमिनल केस भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी गलत करेगा तो फिर उस पर तो एक्शन लेना ही होगा। सवाल है 1960 का दाखिल खारिज करेक्शन से पेपर कहां से निकाला? नहीं कि 1960 का मामला है, ठीक है। तो 1900 ये स्लिप जो है एक बार तैयार किया जाता है, उसका रिकॉर्ड अगर जो भी रिकॉर्ड होगा वो आपके अंचल कार्यालय में ही होगा, ठीक है। दाखिल खारिज का जो भी रिकॉर्ड होता है वो अंचल लेवल पे रहता है, और अंचल से अनुमंडल में भेजा जाता है सिर्फ जो है एक इंफॉर्मेशन, जिसको देखकर जो है ये कोई भी व्यक्ति जमीन की खरीद बिक्री कर सकता है। बस वहीं तक जो है उसका एक प्रक्रिया होता है बस, बल्कि संपत्ति का जो असली मालिक कौन है उसका सारा इंफॉर्मेशन जो है वो जिला कार्यालय में मौजूद होता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।